हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो हमारे पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल मैंने इसकी सीरीज लाई थी जिसमें मैंने अपने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया था और आपने चेक कर लिया होगा कि आपके कितने सही आए हैं उसमें से। और ये हमारी सीरीज 2 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए हम जूम कर लेते हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से दिख जाए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन दिवस मनाया जाता है, यानी कि जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ये है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 19 मार्च को, ऑप्शन सी है 16 सितंबर को और ऑप्शन डी है 16 दिसंबर को। ये जो हमारे क्वेश्चन है देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब हमारे एग्जाम में आते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले अपनी इस कन्फ्यूजन को ही दूर कर लेते हैं। अगर हम ओजोन दिवस की बात करें तो ये हर साल मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि हमारा ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस, ठीक है। और ओजोन जो होती है वो वायुमंडल की समताप मंडल परत में पाई जाती है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। तो हमारा ऑप्शन ये है 1940, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945 और ऑप्शन डी है 1946। तो अगर गांधी जी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था। कब किया था? 8 अगस्त 1942 को, यानी कि हमारा ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया था और इसमें ही इन्होंने करो या मरो यानी कि डू और डाई का नारा दिया था, ठीक है। ये नारा भी याद रखना क्योंकि पूछ लेता है कि डू और डाई का नारा महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया, तो वो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था जो उन्होंने 8 अगस्त 1942 को किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, यानी कि जो हमारा मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है वो किस राज्य से संबंधित है, यानी कौन से राज्य में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ये है उड़ीसा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ मोहिनीअट्टम नृत्य किया जाता है। जो मोहिनीअट्टम है वो हमारा एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? और शास्त्रीय नृत्य। और मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमारे टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं, जिसमें से एक है मोहिनीअट्टम और ये किया जाता है केरल में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केरल। केरल में मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है। और मोहिनीअट्टम के अतिरिक्त केरल में ही जो कथकली नृत्य है वो भी केरल में ही किया जाता है और केरल का वो शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो आपका कथकली है और एक आपका है मोहिनीअट्टम, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज आई है अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा वाला है हमारा, तो हमारा जो भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जो हमारा भरतनाट्यम है वो हमारे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये हमारा है तमिलनाडु का। और जो हमारा मोहिनीअट्टम है और कथकली है वो है केरल का। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, तो ये भी याद रखना। और उड़ीसा की आई है बात, तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, ठीक है। और उड़ीसा में जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है वो किया जाता है। हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक है ओडिसी और ये हमारे उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। यहाँ की उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन ए है 6 हैं, ऑप्शन बी है 8 हैं, ऑप्शन सी है 9 है कि ऑप्शन डी है 10 हैं। अगर हम अपने सौर मंडल की बात करें तो हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं?
8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। और कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, कितने हमारे कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसमें जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ये हमारे आंतरिक ग्रह हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है ये हमारे बाहरी ग्रह हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखना। इसमें जो बुध और शुक्र है इनका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और जो हमारी पृथ्वी है इसका एक उपग्रह है और वो हमारा है चंद्रमा। ठीक है, और जो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल के 2 हैं उपग्रह, फोबोस और डिमोस। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी इससे रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की खोज कब की गई थी? जो हड़प्पा थी इसकी खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1924 और ऑप्शन डी है 1928। मैंने आपके जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, जियोग्राफी और सारे क्वेश्चंस लिए हैं, तो सारे कवर हो जाएंगे। मेरा हिस्ट्री का है। हड़प्पा की खोज कब की गई थी? तो हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 में। ठीक है, सन 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है द माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला, और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है अगला हमारा 6वां क्वेश्चन कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? जो हमारी संविधान सभा है इसका स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो हमारे इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद, ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो हमारा जब संविधान सभा बनी थी तो इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब हमारी संविधान सभा में सबसे पहले तो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, और वो कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, तो ये भी याद रखना। महात्मा गांधी के बारे में मैंने बता ही दिया कि 9 जनवरी 1915 को ये महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट के आए थे, इसलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस। ठीक है, 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, 1918 में खेड़ा किया था, 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, 1922 की चोरा चोरी कांड के दौरान इन्होंने इसे स्थगित कर दिया था, 1931 में साविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था, और 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था, जिसमें इन्होंने डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, और जो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है वो राजघाट है, ये भी याद रखना। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है, तो वो राजघाट है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते थे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता था। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य में स्पर्श नहीं करती है? यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश से भी क्वेश्चन लिया है, जो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी सीमा किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? जैसे आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है टोटल 8 राज्यों को स्पर्श करती है, एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है जिसका नाम है दिल्ली, और एक देश को स्पर्श करती है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा किस राज्य देश को स्पर्श करती है, तो वो है नेपाल। एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है जो है न्यू दिल्ली, और 8 राज्यों को स्पर्श करती है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से किसे स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात।
बताइए किस स्पर्श नहीं करती है? मध्य प्रदेश को तो करती है स्पर्श, मध्य प्रदेश को करती है ना स्पर्श, छत्तीसगढ़ को भी करती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों को करती है, हिमाचल प्रदेश को भी करती है, लेकिन गुजरात को स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो हमारे गुजरात राज्य को स्पर्श नहीं करती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कितने राज्यों को स्पर्श करती है? टोटल 8। नंबर 1 तो मध्य प्रदेश के साथ स्पर्श तो करती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ भी करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ भी करती है। तो 3 तो ये हमारे हो गए, इन तीनों के साथ तो स्पर्श करती है, गुजरात के साथ स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारा बिहार के साथ स्पर्श करती है, बिहार के बाद हमारा झारखंड आता है, झारखंड के साथ स्पर्श करती है, हरियाणा के साथ स्पर्श करती है। ठीक है, हरियाणा के साथ भी करती है, और किसके साथ करती है? राजस्थान, राजस्थान के साथ भी करती है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और करती है, वो कौन सा हमारा है? वो हमारा है, देखो, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इन दोनों के साथ करती है, बिहार झारखंड इन दोनों के साथ करती है, हरियाणा राजस्थान के साथ करती है, और एक हमारा आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ भी इसकी बाउंड्री जो है वो टच करती है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। तो उत्तराखंड के साथ करती है अपनी बाउंड्री टच, मध्य प्रदेश के साथ करती है, छत्तीसगढ़ के साथ करती है, हिमाचल प्रदेश के साथ करती है, हरियाणा के साथ करती है, बिहार झारखंड और राजस्थान के साथ करती है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ करती है, और एक राज्य नेपाल के साथ करती है। ठीक है, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश के साथ टच करती है। सबके बारे में आपको पता चल गया। मध्य प्रदेश इसकी कैपिटल है भोपाल, छत्तीसगढ़ इसकी कैपिटल है रायपुर, हिमाचल प्रदेश इसकी कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, बिहार की कैपिटल है पटना, झारखंड की है रांची, हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, राजस्थान की है जयपुर, उत्तराखंड की है देहरादून और गैरसैंण। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया जिसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात के साथ इसकी बाउंड्री टच नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां, और ये हमारा हिंदी का है। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां हमने अपना हिंदी का क्वेश्चन लिया, क्योंकि हमने सारे टॉपिक से, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनसे 1-2 क्वेश्चन उठा लिए हैं। किस रस को रसराज कहा जाता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस रस को हम रसराज कहते हैं? ऑप्शन ये है श्रृंगार रस, ऑप्शन बी है वीर रस, ऑप्शन सी है हास्य रस, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताओ किस रस को हम रसराज कहते हैं? तो इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था, रसराज वाले जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हिंदी वाले ना देखे हो तो वीडियो देख लीजिएगा। तो रसराज कहा जाता है रसराज, यानी सभी रसों का राजा, और वो कहा जाता है श्रृंगार रस को, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो किस रस को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस जो होता है वो सभी रसों का राजा होता है। ठीक है, वहीं जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो रति होता है। और उसका फेमस उदाहरण कौन सा है कि आम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई, करते की रही पलटारत नाही। यानी कि राम भगवान का जो रूप जानकी माता है यानी माता सीता है वो निहार रही हैं अपने कंगन का जो नग है उसकी परछाई में, और एक पल भी अपनी नज़रों को इधर उधर नहीं करती है कि भगवान राम की मनमोहक जो दृश्य यानी कि जो छवि है वो उनके कंगन की नग की परछाई से ओझल ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा श्रृंगार रस का फेमस उदाहरण है। और श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वो संयोग श्रृंगार रस का जो फेमस उदाहरण है मैंने आपको बता दिया। और वियोग श्रृंगार रस का फेमस उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था मात हुए कल ही हल्दी के, हाथ खुले भी ना थे लाज के वो लिखले थे, चुम्बन शून्य कपोल हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, बात हक लतिका ये सुकुमार, पड़ी है छिन्न धार। ठीक है, तो ये हमारा वियोग श्रृंगार रस का है। संयोग श्रृंगार रस में मिलने की आशा रहती है नायक और नायिका के मन में, और वियोग श्रृंगार रस में मिलने की आशा जो होती है वो छूट जाती है। ठीक है, याद रखना। हमारा वीर रस की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो करुण रस होता है उसका स्थायी भाव होता है शोक, और जो वीर रस का स्थायी भाव रौद्र रस होता है इसका भाव होता है क्रोध, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। ये हमारा उत्तर प्रदेश से हमने लिया है क्वेश्चन। ये जो 6ठी शताब्दी थी तो उसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे। ऑप्शन ए है 8 थे, ऑप्शन बी है 11 थे, ऑप्शन सी है 16 थे, ऑप्शन डी है कि 20 थे। तो 6ठी शताब्दी में वर्तमान उत्तर प्रदेश में महाजनपदों की संख्या जो थी वो 8 थी। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, 8 थी। और वैसे महाजनपद कितने थे, वैसे महाजनपद हमारे टोटल 16 महाजनपद थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो थे वो 8 महाजनपद थे, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, 8 महाजनपद थे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कह रहा है 10वां क्वेश्चन है और ये हमारे करंट अफेयर से लिया है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कल भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया था और आज भी हमने एक करंट अफेयर का क्वेश्चन लिया, जिससे आपकी करंट अफेयर साथ में ही कवर हो सके। ठीक है, और आपकी 10 नंबर की पूछी जाएगी पेट के एग्जाम में, तो कवरेज भी ज़्यादा रखती है। तो और ये हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। यानी कि G20 संगठन में G20 थी, लेकिन अब G20 नहीं रहा, G20 बन गया है G21, क्योंकि इसका 21वां सदस्य किसे बनाया गया है। ऑप्शन ये है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी है सार्क संघ, ऑप्शन सी है आसियान संघ और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारी जो G20 संगठन है इसकी 2023 में जो अध्यक्षता कर रहा है वो कर रहा है इंडिया। ठीक है, और इंडिया ने इसकी अध्यक्षता क्या की, इसके स्वरूप को ही बदल दिया, G20 से G21 कर दिया है और इसका 21वां सदस्य देश बन गया है अफ्रीकी संघ। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीकी संघ। ठीक है, G20 की बात करें तो ये 19 देशों का समूह है और इसमें अब जो 2 सदस्य देश बन गए हैं, यानी कि G21 करो, अब G20 को G21 कहेंगे हम। ठीक है, G21 में 19 देश है और 2 आपके सदस्य देश हैं, एक है आपका अफ्रीकी संघ जो अभी नया बना है। तो एक करंट अफेयर का सवाल है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि G20 की अब G21 की अध्यक्षता हमारा प्यारा इंडिया कर रहा है, तो इससे क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना G20 संगठन का 21वां सदस्य अफ्रीकी संघ बन गया है। 2023 में इसका जो अध्यक्षता है वो हमारे इंडिया कर रहा है और न्यू दिल्ली में हो रही है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। और मैंने हिंदी और इसमें से मैंने अपनी हिंदी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश और करंट अफेयर सबको कवर किया है, जिससे आपके कम से कम क्वेश्चंस में जो कंफ्यूजन वाले सवाल हैं वो कवर हो जाएं। ये हमारी सीरीज 2 है, हमने सीरीज 1 पहले डाल रखी, ना देखी तो वो देख लेना। और हम डेली लेकर आएंगे छोटी छोटी 10 मिनट या 15 मिनट की आपकी वीडियो रहेगी, पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो इसे प्लीज़ देखा कीजिए। और हमने क्विज भी डालते हैं डेली, तो उसे भी अटेंड किया कीजिए, जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, और हमारे स्टूडेंट्स इन्हीं अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स के लिए, करंट अफेयर के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में। और हाँ, हम अपने लिए जो PSSC पेड के प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।